नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नैनीताल से खबर, जहां मल्ली ताल इलाके में पर्यटकों और स्थानीय लोगों में मामूली बात पर जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो सामने आया है। हैरानी की बात यह कि कोतवाली में सूचना देने के बावजूद पुलिस काफी देर तक नहीं पहुंची। कुछ दिनों पहले भी मारपीट का मामला सामने आया था। हल्द्वानी में गोलापार इलाके के सुंदरपुर रेकबाल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां अनाज से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली के लटकते तारों की वजह से आग लग गई और ट्रैक्टर का ड्राइवर झुलस गया। इससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हालांकि ट्रैक्टर में आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रैक्टर में लदी किसान की फसल जलकर खाक हो गई। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से हादसा हो गया और टल गया है। इधर उत्तरी हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में कबीर कुटीर घाट के पास गंगा के बीच बने टापू पर 21 लोग फंस गए, जिनमें से महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तेज बहाव में फंसने के चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और जल पुलिस मौके पर पहुंची। राफ्टिंग, बोट और रस्सी की मदद से जल पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल इन क्षेत्रों में लोगों से गंगा में स्नान करने के लिए मना की जाती है, बावजूद इसकी लापरवाही करते हुए लोग यहां स्नान करने पहुंच जाते हैं। हरिद्वार से खबर, जहां हर की पैड़ी पर एक्स मुस्लिम यात्रा पहुंची है। यात्रा में शामिल लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का दावा किया। यूपी बिजनौर जिले से हरिद्वार पहुंची एक्स मुस्लिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। जो श्रद्धालु मां गंगा जी की आरती कराना चाहते हैं, वह श्री गंगा सभा दिया है। उन्हें भी जीने का एक अधिकार मिले, क्योंकि इस्लाम छोड़ने वालों की सज़ा इस्लाम में मौत के सिवा कुछ नहीं है। प्रक्रिया कुछ नहीं की, अपने गंगा जी को प्रणाम किया। हमारी माँ है गंगा। वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक्स मुस्लिम यात्रा पर गंगा सभा ने विरोध दर्ज कराया। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम का कहना है कि यात्रा में शामिल लोगों ने मुस्लिम टोपी लगाई थी। उन्होंने हमारे पवित्र स्थल की मर्यादा को भंग किया और पैड़ी और सनातन को बदनाम करने की नियत से करतूत की गई है। गंगा सभा के अध्यक्ष ने कहा, दोषियों के खिलाफ लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज होना चाहिए। इस यात्रा की परमिशन देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक वीडियो के माध्यम से जब हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों ने देखा कि वो लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आए और उन्होंने मुस्लिमों के प्रतीक चिन्ह, टोपी वगैरह सब लगा रखी थी, जिससे कि स्पष्ट हो रहा था कि वह निश्चित रूप से हमें अपमानित करने के लिए वहां पर आए हैं। जिस क्षेत्र के अंदर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध, वह उस क्षेत्र के अंदर टोपी लगा करके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका ध्येय हमें अपमानित करने का था, हमारी मान मर्यादा को, हमारे तीर्थ की मर्यादा को भंग करने का था। यह एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। ऐसे कालनियों के खिलाफ संत समाज को बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और उस प्रशासन को भी संज्ञान लेकर, हम तो उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे ही, लेकिन प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने गुमराह करके ये भड़काने का काम, हिंदू आस्था वालों को भ्रमित करने का काम किया। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड सरकार के 4 धाम में यात्रियों की संख्या सीमित नहीं करने के फैसले का तीर्थ पुरोहितों, होटल और ट्रैवल संगठनों ने स्वागत किया। सभी ने सीएम धामी का आभार जताया और कपाट खुलने पर आमंत्रित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं की सरकार की प्राथमिकता है और सभी विभागों को समन्वय के निर्देश दिए गए। संगठनों का मानना है कि इस निर्णय से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देहरादून में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए और सभी इंतजाम पूरे किए, सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ तैयारियों की समीक्षा करने पहुंचे। सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और जन सुविधाओं को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी के जसवंत सिंह ग्राउंड से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री के इस दौरे को किस तरह आप देख रहे हैं? ये दौरा बहुत ऐतिहासिक है, उपलब्धि भरा है और प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने उत्तराखंड में हर क्षेत्र में विकास को एक नया आयाम दिया है। 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं यहाँ चल रही हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें यहाँ पर बनी हैं जिसके कारण से 4 धामों में जाना आसान हुआ है। आदि कैलाश यात्रा प्रारंभ हुई है, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है। हमारे राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुला है। लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं, चाहे वो देहरादून में सोंग डैम हो, चाहे सोंग डैम हो या हमारा लखवाड़ बांध हो या उसके साथ साथ जो है जमरानी बांध हो, उन सबको स्वीकृति मिली है। शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है और अब ये बहुत बड़ा उपलब्धि भरा ये प्रधानमंत्री जी का इस बार का आगमन है, जिसमें देहरादून और दिल्ली की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे की होने वाली है। इससे यहाँ के किसानों को, व्यापारियों को, आम नागरिकों को, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों को, सबको बहुत सुविधा होने वाली है। और विशेषकर जो देहरादून देश भर के लोग आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, मसूरी आते हैं, उन सबको बहुत सुविधा होने वाली है। उनका सफर आसान होने वाला है। बहुत बड़ी उपलब्धि। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। तो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड समेत 3 राज्यों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूप में एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। खासकर उत्तराखंड के लिए इसको इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जो डिस्टेंस अभी तक 5 से 6 घंटे में तय होती थी, अब वो 2.5 घंटे में तय होगी। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हल्द्वानी में आयोजित अवेयरनेस रन फॉर ड्रग फ्री उत्तराखंड कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने नशा मुक्ति का संदेश दिया। नशा मुक्ति अभियान में 3000 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। मैराथन में हिस्सा लेकर नशा मुक्ति का संदेश दिया और सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के नशा मुक्त बनाने के लिए कोशिशें कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि एक संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा नशे के ना कर रहा है और जीवन को हाँ कर रहा है। हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है। कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं, मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है। पूर्व सीएम हरीश रावत का सियासी अवकाश समाप्त हो चुका है। प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर आई प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उन्होंने दौरे के अंतिम दिन शनिवार को मुलाकात की। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया। कहा कि हरीश रावत की और उनकी प्रभारी की आपस में बनती नहीं है, मुलाकात केवल दिखावे की है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अब समझ गए कि उत्तराखंड में तीसरी बार भी बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए वो अब एक बार फिर अवकाश पर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने का हरीश रावत के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये लगता है कि हरीश रावत जी की प्रभारी जी से शायद या तो बनती नहीं या कोई नाराजगी है, और जब वो जाने लगी तो एक क्योंकि दिखाने के लिए, शिष्टाचार दिखाने के लिए उनकी भेंट हुई होगी। हरीश रावत जी का मौन कल अगर समाप्त हो गया है, कुछ दिन बाद दोबारा फिर एक मौन वो तैयार करेंगे, और क्योंकि अब उन पर मौन रहने के अलावा कोई विकल्प बचता भी नहीं है। और हरीश रावत जी अब इतने बड़े नेता हो गए हैं, वो भी समझते हैं कि पुष्कर धामी को रोकना कोई उसका कांग्रेस पर कोई विकल्प है नहीं,
इसलिए मौन धारण करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को भी। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैंने देखी नहीं। और भट्ट जी को अपनी चिंता करनी चाहिए, उनकी पार्टी में क्या हो रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए तो इतने बड़े बड़े सीनियर लोग, पांडे जी, दूसरे लोग जो है क्या कह रहे हैं, उनकी चिंता करें। देहरादून में जय भीम जय हिंद सम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद कर दिया है। अंबेडकर की 135वीं जयंती पर आयोजित इस सम्मेलन में कन्हैया कुमार बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना उन्होंने साधा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल यार ने कहा कि कांग्रेस दलितों और युवाओं को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। हमको उत्तराखंड का हित करना है। उत्तराखंड का हित इस बात में है कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, हर तरह के जो लोग हैं, हर समाज, हर वर्ग के जो लोग हैं उनको भागीदारी मिले और विकास का सारा लाभ जो है वो प्रधानमंत्री के दोस्त के तिजोरी में नहीं, वो उत्तराखंड के लोगों की जेब में पहुंचे। युवा हमारी ताकत है और युवाओं ने देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में बड़ी भूमिका रही है और युवा हमारा भविष्य है। और मैं देख रहा हूँ युवाओं का रुझान कांग्रेस की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस बात का संकेत है युवाओं ने मन बना लिया है उत्तराखंड में भाजपा को परास्त करने का, बेदखल करने का। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हाल ही में 5 दिन के दौरे पर रहीं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ संदेश दिया गया कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन पार्टी के दफ्तर के अंदर जो हो रहा है उसकी चर्चा बाहर तक पहुंच रही है। यहां मुद्दा ना संगठन का है, ना आंदोलन का, बल्कि कुर्सी और मेज की दिशा का है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का पार्टी ऑफिस में बैठने का दिन निर्धारित होता है, लेकिन कांग्रेस में महिला प्रवक्ताओं के सीटिंग अरेंजमेंट इन दिनों खासा चर्चाओं में है। 2 दिन पूरब तो 2 दिन कमरे में लगने वाली ये कुर्सियां दक्षिण दिशा में दिखती हैं और इसकी वजह भी बेहद दिलचस्प है। टेबल को अलग अलग दिशाओं में खिसकाकर बाकायदा बैनर भी अलग अलग साइड लगाया जाता है। महिला प्रवक्ताओं की आपसी टशन के चलते सोमवार मंगलवार को कुर्सी की दिशा एक तरफ तो बुधवार और गुरुवार को कमरों में कुर्सी मेज की दिशा बदल जाती है और इसके लिए बाकायदा ऑफिस कर्मचारियों को रात में ही बता दिया जाता है और इसके पीछे के तर्क भी बेहद दिलचस्प है। एक को वास्तु दोष लगता है तो दूसरे को लगता है कि इसी जगह बैठकर 2017 और 2022 का चुनाव पार्टी हार गई। देखिए, सुपरस्टिशियस कुछ लोग होते हैं ना, सुपरस्टिशियस होते हैं, तो कुछ लोग मुझे लगता है कि वास्तु में ज़्यादा भरोसा करते हैं, बट उसी वास्तु की वजह से 17 से लेकर 22 तक हम जो है बाहर रहे सत्ता से। और कुछ लोग सिर्फ काम पे भरोसा करते हैं, तो जो लोग काम पे भरोसा करते हैं वो 5 दिन जैसे सीट रहती है उस पर अपना कार्य करते हैं। जो लोग वास्तु पे भरोसा करते हैं वो उस वास्तु के हिसाब से कार्य करते हैं। ये छोटी सी बात है, इसमें कोई मुद्दा तो है नहीं। 12 साल मुझे हो गए अब कांग्रेस पार्टी में सक्रिय सदस्यता लिए हुए और मैं इसी डायरेक्शन में जिसमें मैं बैठती आई हूँ उसी में बैठती हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि मेरे पीछे से कौन कहाँ बैठ रहा है, किस दिशा में बैठ रहा है, बट मुझे वास्तु का क्योंकि ज्ञान है बाकी दूसरी चीजों के अलावा, तो बहुत मेरा इंटरेस्ट भी है वास्तु में, मैं बहुत पढ़ती भी हूँ वास्तु को, तो मैंने वास्तु के हिसाब से ही अपनी कुर्सी और अपनी टेबल लगाई हुई है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। हालांकि साथी कार्यकर्ताओं को भी इससे परेशानी तो होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन किसी में भी मनभेद नहीं है। कांग्रेस वैसे भी एक परिवार है और परिवार के अंदर कहीं अगर छोटी मोटी जो है अगर बात हो जाती है या कहीं मतभेद हो जाता है तो इसको जो है मनभेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परिवार में छोटी मोटी चीजें लगी रहती हैं। सबका एक ही लक्ष्य है 2027 में कैसे कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की सत्ता में लाना है, कैसे भाजपा की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब जनता के बीच करना है। वैसे वास्तु दोष को कई लोग मानते हैं तो कई अपना कंफर्ट जोन भी देखते हैं।
लेकिन कांग्रेस में हर हफ्ते 4 दिन तक चलने वाला कुर्सी मेज की दिशा बदलने का सीन पार्टी वर्कर्स में ही चर्चाओं में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून के डीएवी कॉलेज से जुड़े गाली गलौज के मामले में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। माइक पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, वीडियो सोशल मीडिया पर जिसका वायरल हुआ, इसको लेकर श्रीनगर में एनएसयूआई ने पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक देहरादून पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सकती है और पुलिस ने जांच शुरू करते हुए गायक को नोटिस भी भेज दिया है। कॉलेज में वार्षिक शासन समारोह के दौरान हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना डालावाला से संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। डीएवी कॉलेज से जुड़े विवाद में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। मासूम शर्मा ने कहा कि वो किसी दूसरे कारण से मानसिक रूप से परेशान थे और उसी गुस्से का असर मंच पर निकल गया। उन्होंने स्वीकार किया कि माइक पर कही गई बातों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए वो माफी मांगते हैं। राम राम दोस्तों, मैं तेरा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा और भाई मैं देहरादून कॉन्सर्ट में आया था। रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहाँ पे एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था। मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से। उसके पास उसने फ़ोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला तो हम सो भी नहीं पाए, पूरी टीम तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रहे। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फ़ोन करे तो उसने फ़ोन नहीं उठाए। तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रदेश के 32,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल के तकरीबन 50% टीचर्स इन दिनों पढ़ाना छोड़ जनगणना, बीएलओ और पशुगणना की ड्यूटी में लगे हैं। नया सेशन स्टार्ट होने को है, स्कूल से टीचर्स गायब नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद होने का मुद्दा कई बार उठ चुका है। वजह सामने आती है छात्र संख्या की कमी, लेकिन टीचर्स अब खुलकर कहने लगे हैं कि इसके पीछे बड़ी वजह है टीचर्स का पढ़ाना छोड़ बाकी सब काम करना। दरअसल इन दिनों प्रदेश में जनगणना का काम चल रहा है और प्रदेश के 8,000 के करीब सरकारी टीचर्स भी इसी काम में लगे हैं। इसके अलावा टीचर्स की ड्यूटी बीएलओ और पशुगणना के काम में भी लगी है। शिक्षक को बहुआयामी बना दिया गया है। जनगणना में, पशुगणना में, पुस्तक वितरण में सारा शिक्षक लगा हुआ है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और इस प्रकार धीरे धीरे सरकारी विद्यालय बंद की कगारी पर जाएंगे। डरा के, धमका के, जैसा भी समझो आप लोग। अब शिक्षक को ये है कि उसको तो नौकरी करनी है। सरकार का जो फरमान आएगा उसको जो है उसका आदेश फॉलो करना है। 65 विभाग हैं इस प्रदेश में, विभाग और भी हैं, तो उन लोगों को लगाओ। शिक्षा विभाग को तो शिक्षण कार्य के लिए छोड़ दो ना। टीचर जनगणना में लग जाएगा, पशुगणना में लग जाएगा, मानव गणना पे लग जाएगा, तो फिर टीचर पढ़ाएगा कब? तो मैं इस नियम के बिल्कुल खिलाफ हूँ और इस पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं अधिकारी मानते हैं कि दिक्कत है, लेकिन अब काम चलाना पड़ रहा है। जहां 2 टीचर हैं वहां आधा दिन में बांटकर पढ़ाई करवाई जा रही है। हमारे सभी टीचर्स मोस्टली लग गए हैं, लेकिन हमने जिलों से कहा है कि ये देख लें कि स्कूल बंद ना हो। कम से कम 1 टीचर वहाँ पर जरूर रहे, प्राइमरी में, जूनियर में भी 2 टीचर जरूर रहें। और फिर ऐसे मैनेज कर रहे हैं क्योंकि मैंडेटरी है, इसलिए मैनेज करना पड़ रहा है। वो हमने ये कहा है कि वैसे तो शिक्षा में तो बड़ी दिक्कत है। यानी प्रदेश के ज्यादातर स्कूल में नौबत ताला लगाने की आ गई है, वो भी तब जब स्कूलों में एडमिशन का समय है और स्कूलों में किताबों से लेकर यूनिफॉर्म बांटी जानी है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर, जहां लक्सर के भोगपुर गांव में एक मंदिर में पुजारी का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 3 से 4 महीने से मंदिर में साफ सफाई और दिया जलाने का काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार शाम तक मृतक राजवीर को सही सलामत था। मृतक के सिर पर वार कर हत्या की गई है। उसको कुछ लोगों ने रात में आकर के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इस सिलसिले में यहाँ पर आया। सर कोई तहरीर वगैरह आई मिली है सर इसमें? हाँ, इस संबंध में जो जिनके मंदिर में जी संजय सैनी जी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस गिरोह का खुलासा किया गया। बाहरी राज्यों से फर्जी लाइसेंस बनाकर उत्तराखंड में रजिस्टर कर असली की तरह इस्तेमाल किए जा रहे थे। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार अमित यादव को किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि अमृतसर से यह जारी किया गया था। एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी लाइसेंस बनाए जाते थे। शस्त्र लाइसेंस के अमृतसर से बनाकर उत्तराखंड में ये लोग दिया करते थे। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। नगर निगम की टीम ने हरिद्वार के अलकनंदा घाट, बिरला और विष्णु घाट पर, साथ ही हाथीपुल समेत कई स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान तमाम ठेली, रेहड़ी और प्लास्टिक की अवैध केनों को भी नगर निगम की टीम ने जब्त कर लिया है। दरअसल चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले पूरे शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कोटद्वार के प्रसिद्ध सुखरो देवी मंदिर समिति का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद के चलते 7 महीने पहले मंदिर के दान पात्र सील कर दिए गए थे, जबकि समिति की लाइब्रेरी को भी सील किया गया था। वहीं बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने हस्तक्षेप के बाद लाइब्रेरी के लगे ताले खोल दिए। की भी मांग थी और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी मांग थी कि ये लाइब्रेरी जो है, यहाँ बच्चे आते हैं और पढ़ना लिखना करते हैं, बैठते हैं, अखबारों को भी यहाँ पे पढ़ना होता है, इसलिए इसको खोला जाए। एसडीएम ने इसकी फाइलों को देखकर उसको कोर्ट में सुनकर उसके बाद फिर ये निर्णय लिया कि लाइब्रेरी खोला जाए। अब इस लाइब्रेरी को कैसे सुव्यवस्थित किया जाए और थोड़ा साफ सफाई करके बच्चों को फिर से किस तरह से इसमें आने के लिए प्रेरित किया जाए, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे। विकासनगर के बाबूगढ़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में इन दिनों गंभीर आरोपों के घेरे में है। स्कूल प्रबंधन पर एनुअल चार्ज के नाम पर अभिभावकों की जेब काटने का आरोप लगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ही सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। आरोप है कि स्कूल सत्र की शुरुआत में ही बिजली, पानी और डायरी जैसे खर्चों के नाम पर मनमानी रकम वसूली जा रही है। अब जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती ने इस पर संज्ञान लिया है और कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि आपको 2900 रुपये एनुअल चार्जेस वो भी देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला सर ये किस चीज़ का चार्ज है? तो उनका बोलना है इसमें कि आप जो पानी बच्चा यूज करता है, लाइट यूज करता है, ID कार्ड है और इसमें डायरी है और स्कूल में खेल कूद है और कोई भी फंक्शन है, हम एक साथ उसका पैसा लेंगे बीच में। मैं समझता हूँ कि जितना हम एनुअल चार्ज लेते हैं उतने बहुत सारे विद्यालयों के केवल मंथली फीस भी होती है। रही बात एनुअल चार्ज को हम ज़्यादा लेते हैं, जो ये तर्क दिया जा रहा है ये बिल्कुल निरर्थक है, निराधार है। कोई भी विद्यालय अननेसेसरी जो भी शुल्क है वो अभिभावकों से नहीं लेंगे। अगर किसी भी विद्यालय ने अगर ऐसा काम किया कि बिना अभिभावकों की सहमति से कोई एडिशनल फीस या एक्स्ट्रा किसी मद के नाम से कोई भी धनराशि लिया तो हम उसकी जांच कराएंगे और अगर ये गलत पाया जाएगा तो धनराशि उनको वापस करनी पड़ेगी स्कूल को। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।